इस कहानी को जिस इंसान के नजरिए से पेश किया गया है वह 13 साल का एक लड़का है जिसका नाम है जेंगजी। जेंगजी अपनी लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं और इसका पूरा दोष वो अपनों से बड़ों पर मढ़ता है। जेंगजी का मानना है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा बेवकूफ एडल्ट्स होते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो कुछ गलत कर ही नहीं सकते। अभी 3 महीने पहले ही जेंगजी के फादर की डेथ हुई थी और परिवार के लोगों ने उनकी डेथ को लेकर काफी सारी झूठी कहानियां जेंगजी को सुनाई हैं। लेकिन जेंगजी ये बात जानता है कि उसके फादर एक गे थे और मरने से पहले उन्होंने अपने इंश्योरेंस का बेनिफिशियरी अपनी वाइफ या बेटे को ना बनाकर अपने लवर को बना दिया और इसी वजह से जेंगजी की मदर ने सारा आसमान फिलहाल अपने सर पर उठा रखा है। तो फिल्म की शुरुआत में हम जेंगजी को उसकी मदर लियू के साथ देखते हैं। लियू किसी के घर के दरवाजे को जोर जोर से पीटते हुए उसे बाहर आने को कह रही थी। इसी समय इस घर में रहने वाला आदमी जॉय सीढ़ियों से चढ़ते हुए यहाँ आता है। लियू जॉय से पूछती है कि क्या मेरे हस्बैंड ने अपनी इंश्योरेंस का बेनिफिशियरी तुम्हें बनाया है। जॉय को बिल्कुल समझ नहीं आता कि औरत किस बारे में बात कर रही है और सच पूछो तो जॉय को इंश्योरेंस बेनिफिशियरी का मतलब तक नहीं पता। लियू उस पर गुस्सा करते हुए उसे काफी भला बुरा कहती है। वो जॉय से कहती है कि पहले तो तुमने मेरे हस्बैंड को मुझसे छीन लिया और अब तुम इंश्योरेंस के वो पैसे भी हड़पना चाहते हो जिसपे मेरे बेटे जेंगजी का हक है। जॉय को अभी भी समझ नहीं आ रहा कि औरत आखिर किन पैसों के बारे में बात कर रही है। यहाँ से जाने से पहले वो जॉय को धमकी देते हुए जाती है कि अगर 7 दिन के अंदर तुमने वो पैसे मुझे नहीं लौटाए तो मैं पूरी दुनिया को बता दूंगी कि तुम एक गे हो जिसने मेरा पति मुझसे छीन लिया। इसी समय जॉय का फोन बजने लगता है और इसकी रिंगटोन सुनने के बाद तो लियू का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि इस रिंगटोन में लियू के मरे हुए हस्बैंड की रिकॉर्डेड वॉइस थी जिसमें वो अपने लवर जॉय को बड़े ही प्यार से फोन उठाने के लिए बोल रहा था। जॉय लियू को ये रिंगटोन सुनवाते हुए उससे पूछता है कि बताओ तुम्हारे हस्बैंड का असली लवर कौन है, तुम या मैं। अगले सीन में हम जेंगजी को एक साइकाइट्रिस्ट के साथ बैठा हुआ देखते हैं। एग्जाम्स में जेंगजी के कम मार्क्स की वजह से उसकी मॉम को लगता है कि इसके साथ कोई मेंटल इशू है और इसीलिए वो जबरदस्ती जेंगजी को इस साइकाइट्रिस्ट के पास लेकर आई है। जेंगजी हमेशा काफी चुपचाप सा रहता है इसलिए इस साइकाइट्रिस्ट के ज्यादातर सवालों का जवाब वो नहीं देता। लेकिन इस साइकाइट्रिस्ट के काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद वो जवाब में बस इतना ही कहता है कि मुझसे ज्यादा तो मेरी मॉम को जरूरत है साइकाइट्रिस्ट की क्योंकि उनकी ही वजह से हमारी लाइफ दिन ब दिन पेचीदा होती जा रही है। अगले सीन में हम जेंगजी के रोजमर्रा की जिंदगी को देखते हैं। लियू अपने बेटे की पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा ही चिंतित रहती है इसलिए वो हर वक्त ही जेंगजी को ये याद दिलाया करती है कि वो उसकी पढ़ाई के लिए कितनी ज्यादा मेहनत कर रही है। लियू चाहती है कि उसका बेटा आगे की पढ़ाई करने के लिए फॉरेन जाए और इसीलिए जब भी एग्जाम में जेंगजी के कम मार्क्स आते हैं तो उसकी मदर उसे इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाती है। जेंगजी के लिए अपनी मदर का ये जरूरत से ज्यादा प्यार एक तरह का टॉर्चर है और इसीलिए वो अपनी मदर की किसी भी बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता। जेंगजी अपने कमरे में जाकर देखता है कि साफ सफाई के दौरान उसकी मदर ने वो काफी सारी चीजें गायब कर दी हैं जो कभी उसके फादर ने उसे ला कर दी थी। वो अपनी मॉम से ऐसा करने की वजह पूछता है। लियो उससे कहती है कि तुम्हारे फादर एक बुरे इंसान थे, अगर उन्हें तुम्हारी जरा भी फिक्र होती तो वो इंश्योरेंस के पैसे तुम्हारे नाम करके जाते। अपनी मदर के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर जेंगजी काफी परेशान हो चुका था इसलिए वो गुस्से में घर छोड़कर यहाँ से बाहर चला जाता है। अगले सीन में हम जॉय की लाइफ को देखते हैं। वो किसी थिएटर कंपनी के लिए एज एन एक्टर काम करता है। जॉय के दोस्त को लगता है कि ऊपर से वो कितना भी खुश दिखने की कोशिश करे लेकिन अपने पार्टनर के मरने के बाद वो अंदर ही अंदर दुख में जी रहा है। जॉय उससे कहता है कि वो पूरी तरह से ठीक है और अपने अगले प्ले के लिए पूरी मेहनत से काम कर रहा है। जॉय जब अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि जेंगजी अपना घर छोड़कर यहाँ पर आ गया है। कुछ देर बाद लियो भी अपने बच्चे को वापस ले जाने के लिए यहाँ पर आती है लेकिन उसके काफी कोशिश करने पर भी जेंगजी उसके साथ घर जाने पर राजी नहीं होता। जॉय इन दोनों माँ बेटों पर गुस्सा होते हुए कहता है कि जल्दी मेरे घर से बाहर निकलो लेकिन लियो के काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी जेंगजी उसके साथ घर नहीं जाता। मायूस होकर लियो को अकेले ही घर लौटना पड़ता है। इसके बाद मजबूरी में जॉय को भी जेंगजी को अपने साथ बाहर लेकर जाना पड़ता है। जेंगजी का जॉय के पास आने की वजह ये नहीं है कि वो जॉय को पसंद करता है बल्कि बात सिर्फ इतनी सी है कि वो अपनी माँ से काफी परेशान हो चुका है और अब उनके साथ नहीं रहना चाहता। इसी समय जॉय के पास इंश्योरेंस कंपनी वालों का फोन आता है और यहाँ उसे पता चलता है कि उसके लवर यानी कि जेंगजी के फादर ने मरने से पहले अपनी इंश्योरेंस का बेनिफिशियरी उसे बना दिया था। जॉय को अभी भी समझ नहीं आता कि इंश्योरेंस बेनिफिशियरी का आखिर क्या मतलब होता है तो कंपनी वाले उसे बताते हैं कि उसके पार्टनर के मरने के बाद उसकी डेथ इंश्योरेंस का 50 लाख रुपए अब जॉय को मिलेगा। इसके बाद ये दोनों जॉय की थिएटर कंपनी में पहुंचते हैं।
यहाँ हमें पता चलता है कि जेंगजी के फादर मरने से पहले इसी थिएटर में म्यूजिशियन हुआ करते थे। यहाँ हो रही रिहर्सल को देखकर जेंगजी को याद आता है कि इस प्ले का कुछ ना कुछ रिलेशन तो उसके फादर के साथ भी है। यही फ्लैशबैक के एक सीन में हमें जेंगजी का फादर चैंग दिखाया जाता है। 15 साल पहले जॉय और चैंग की इस थिएटर में ये पहली मुलाकात थी। जॉय चैंग से पूछता है कि क्या तुम मुझे गिटार प्ले करना सिखा सकते हो। चैंग कहता है कि हाँ सिखा सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें ये प्रॉमिस करना होगा कि अब से तुम बाइक रेसिंग नहीं करोगे। असल में अभी कुछ दिन पहले ही जॉय के भाई की बाइक रेसिंग करते हुए डेथ हो गई थी और अब वही अपनी माँ का इकलौता बच्चा है। कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट में आती है। इस थिएटर के कुछ आर्टिस्ट इस प्ले को करने से मना कर रहे थे क्योंकि उन्हें पिछले कुछ समय से उनकी सैलरी नहीं मिली। जॉय नहीं चाहता था कि किसी भी कीमत पर वो प्ले रुके जिसकी ये लोग अभी रिहर्सल कर रहे हैं, और इसीलिए इन लोगों को सैलरी देने के मकसद से वो अपनी बाइक बेच देता है। रात के समय जब ये दोनों जॉय के घर के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि लियू इसी बिल्डिंग के नीचे बैठे इनका इंतजार कर रही थी। लियू अपने बेटे से पूछती है कि वो उसके साथ घर चलेगा या नहीं। जेंगजी उसे मना कर देता है तो लियू उससे कहती है कि ये आदमी हमारा दुश्मन है, मत भूलो कि इसने तुमसे तुम्हारा फादर छीन के हमारा घर बर्बाद कर दिया। जॉय भी इन माँ बेटे के ड्रामे से काफी परेशान हो चुका था, इसलिए वो भी जेंगजी पे दबाव बनाता है कि वो घर चला जाए, लेकिन जेंगजी इन दोनों की कोई बात नहीं मानता और वो घर जाने से साफ मना कर देता है। लियू ये बात पहले से ही जानती थी कि उसका जिद्दी बेटा घर वापस नहीं आएगा, इसलिए वो उसके सारे कपड़े एक बैग में भर के ले आई थी। जाने से पहले वो जॉय से कहती है कि सुबह इसे जल्दी जगाकर स्कूल भेजने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। जॉय इन दोनों पर गुस्सा करते हुए कहता है कि आखिर क्यों तुम माँ बेटे अपने बीच के लफड़े में मुझे फंसा रहे हो, और आखिरकार जॉय को हार मानकर जेंगजी को अपने साथ घर के अंदर रखना ही पड़ता है। जॉय उससे पूछता है कि तुम अपना घर छोड़कर मेरे साथ ही क्यों रहना चाहते हो। जेंगजी कहता है क्योंकि मुझे ये जानना है कि आखिर मेरे फादर और तुम्हारे बीच ऐसा क्या था जिस वजह से वो अपना घर छोड़कर तुम्हारे साथ रहने लगे थे। जॉय कहता है कि इन सब बातों को समझने के लिए तुम अभी काफी छोटे हो। जेंगजी पूछता है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। कहानी यहाँ फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि काफी साल पहले गिटार सीखते वक्त जॉय और चैंग एक दूसरे के काफी क्लोज आ चुके थे। जॉय अपनी मदर को चैंग के बारे में बताना चाहता था, लेकिन चैंग उसे मना करते हुए कहता है कि अगर तुम्हारी मॉम को पता लगेगा कि तुम एक गे हो तो उन्हें बहुत दुख होगा, इसलिए भलाई इसी में है कि ये बात उनसे हमेशा छुपा के रखना। अपने पुराने दिनों को याद करते हुए जॉय काफी इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर अगली सुबह जेंगजी के स्कूल जाने के बाद उसकी मदर लियू यहाँ पर आती है। लियू नहीं चाहती थी कि उसका बेटा यहाँ पर मुश्किल भरी जिंदगी जिए, इसलिए वो उसकी कंफर्ट की काफी सारी चीजें लेकर आई थी। जॉय उससे कहता है कि तुम किसी भी तरह अपने बेटे को यहाँ से लेकर जाओ। लियू उससे कहती है कि अगर ये मेरे बस में होता तो मैं पहले ही कर चुकी होती। तुम्हारी वजह से पहले ही मेरे हस्बैंड ने घर छोड़ा और अब मेरा बेटा भी मुझसे दूर जाना चाहता है। लियू के मुंह से बार बार इसी तरह की बातें सुनकर जॉय का मूड खराब हो जाता है और इसीलिए वो जबरदस्ती उसे अपने घर से बाहर निकालने लगता है। जाने से पहले वो जॉय से कहती है कि मेरे हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट मेरे पास है और बिना डेथ सर्टिफिकेट के तुम्हें इंश्योरेंस के वो पैसे नहीं मिलेंगे, तो बेहतर यही होगा कि तुम मेरी मदद करो ताकि इंश्योरेंस के वो सारे पैसे मुझे मिल सकें। फिर रात के समय जब जेंगजी अपना होमवर्क कर रहा था तो जॉय उससे पूछता है कि आखिर तुम घर वापस कब जाओगे। जेंगजी कहता है कि जब मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जॉय उससे पूछता है कि तुम आखिर ऐसा क्या जानना चाहते हो। जेंगजी कहता है यही कि मेरे फादर घर छोड़कर तुम्हारे साथ क्यों रहने लगे थे। जॉय कहता है कि तुम्हारे फादर एक अच्छे इंसान थे और अपनी वाइफ के मुकाबले वो तुमसे काफी ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब उन्होंने अपनी बनावटी जिंदगी को छोड़कर सच्चाई को स्वीकार किया कि जो वो अंदर से महसूस करते हैं अपने आगे की जिंदगी उसी तरह से जिएंगे। और यहीं फ्लैशबैक के एक सीन में हमें वो दिन दिखाया जाता है जब चैंग खुद अपनी मर्जी से घर छोड़कर जॉय के पास आया था। अगले दिन जेंगजी के स्कूल जाने के बाद लियू फिर से यहाँ पर आती है। वो सोचती है कि इस घर में फैली गंदगी की वजह से उसके बेटे को यहाँ रहने में दिक्कत हो रही होगी, इसलिए वो जॉय के मना करने के बावजूद इस घर की साफ सफाई में लग जाती है। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब लियू यहाँ से नहीं जाती तो उसको परेशान करने के लिए जॉय अपने कपड़े उतारकर उसकी तरफ दौड़ता है। इसी समय जॉय की मदर भी यहाँ आ जाती है और इन दोनों को देख के उन्हें ऐसा लगता है कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। बाद में यहाँ से वापस जाते वक्त लियू उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि हम दोनों के बीच वैसा कुछ भी नहीं है जो आपने देखा था, लेकिन जॉय की मदर इन दोनों को एक साथ देखकर काफी खुश थी। वो लियू से कहती है कि तुम दोनों को एक साथ देखकर मुझे कम से कम ये तसल्ली हो गई कि मेरा बेटा गे तो नहीं है। लियू उसकी मदर के मुंह से ये सब बातें सुनकर ये समझ जाती है कि यही एक ऐसा पॉइंट है जहां पर जॉय को ब्लैकमेल किया जा सकता है। यहाँ से जाने से पहले वो जॉय की मदर का विजिटिंग कार्ड ले लेती है ताकि कल को जरूरत पड़ने पर वो उनसे मिल सके।
इधर हम देखते हैं कि जेंगजी जॉय की मदद करने के लिए उसके होने वाले प्ले की टिकट्स अपने क्लासरूम दोस्तों को बेच रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि जेंगजी को अब ये समझ में आने लगा है कि उसकी लाइफ में होने वाली हर समस्या का जिम्मेदार सिर्फ जॉय नहीं था। अगले दिन जब जॉय अपने प्ले की रिहर्सल में लगा हुआ था, इसी वक्त लियू यहाँ पर पहुंचकर उसे काफी भला बुरा बोलती है और उसे ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि अगर 3 दिन के अंदर तुमने वो इंश्योरेंस के पैसों को मेरे नाम नहीं किया तो मैं तुम्हारी मदर को बता दूंगी कि तुम एक गे हो। लियू जब मुड़कर वापस जाने लगती है तो वो देखती है कि उसका बेटा भी यहाँ खड़ा ये सब कुछ सुन रहा था। जेंगजी को अपनी मदर की ये हरकतें पसंद नहीं आती और इसी वजह से वो उनके साथ रहना नहीं चाहता। वो अपनी मदर से पूछता है कि क्या आपने मेरे फादर से शादी सिर्फ इंश्योरेंस के पैसों के लिए की थी। अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनकर लियू थोड़ा शर्मिंदा होती है और फिर गुस्से में यहाँ से चली आती है। फ्रस्ट्रेशन में जॉय जेंगजी पर गुस्सा करते हुए उसे अपने घर वापस जाने को कहता है। फिर रात के समय लियू अपने घर पर शराब पीती है और अपने घर में बने टेम्पल के सामने जाकर गॉड से कंप्लेन करने लगती है कि मैंने कभी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया, तो आखिर मेरे साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है। काफी सारी कंप्लेंट्स करने के बाद वो आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचती है कि उसके साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि वो एक सीधी सादी अच्छे दिल की इंसान है और इसलिए आज रात वो फैसला करती है कि लोगों के साथ गलत करने से पहले वो बिल्कुल भी नहीं सोचेगी। इसके बाद वो अगले ही दिन जॉय की मदर से मिलने के लिए जाती है। जॉय की मॉम लियू को देखकर काफी खुश होती है और इसलिए वो उसे कुछ गिफ्ट भी देती है। लियू उनका दिया हुआ गिफ्ट वापस कर देती है और उनसे कहती है कि आपके बेटे की कभी कोई गर्लफ्रेंड हो ही नहीं सकती क्योंकि वो एक गे है। आपका बेटा एक ऐसा इंसान है जो दूसरों से उनके हस्बैंड छीन लेता है। यहाँ से वापस जाते वक्त लियू को ये एहसास होता है कि उसने शायद ये गलत किया, इसलिए वो यहाँ से सीधा उस साइकाइट्रिस्ट के पास जाती है जिससे वो अपने बेटे का इलाज करवा रही थी। लियू उसको बताती है कि मैं हमेशा से इतनी बुरी नहीं थी, बल्कि मेरे हस्बैंड और उसके पार्टनर ने मुझे ऐसा बनने पर मजबूर किया। कहानी यहाँ फ्लैशबैक में जाती है और हमें 6 महीने पहले का समय दिखाया जाता है। उस समय लियू और उसके हस्बैंड के बीच का रिश्ता बहुत ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा था। लियू की एक ऑफिस कलीग उसे एडवाइस देती है कि अगर तुम अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा अच्छे ढंग से फिजिकल रिलेशन बनाओ तो तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी एडवाइस पर अमल करते हुए लियू अपने घर पर पहुंचकर अपने हस्बैंड के करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन चैंग छटपटाते हुए उससे दूर भाग रहा था। काफी मना करने के बाद भी जब लियू नहीं मानती तो चैंग उससे कहता है कि वो ये घर छोड़कर जाना चाहता है। वो लियू से कहता है कि मैं तुम्हें काफी पहले ही ये बात बताना चाहता था कि मैं शुरू से ही होमोसेक्सुअल रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं समय के साथ नॉर्मल हो जाऊंगा और इसीलिए मैंने तुमसे शादी करके इतने सालों तक अपनी फीलिंग्स को दबा के रखा। चैंग के मुंह से ये सब सुनने के बाद तो लियू के पैरों के नीचे से मानो जमीन ही खिसक जाती है। वो चैंग से कहती है कि हम तुम्हारा इलाज करवाएंगे और बहुत जल्द हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन चैंग उसे समझाता है कि ये कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज हो। इसके बाद चैंग यहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो लियू को बताता है कि मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है ताकि मेरे जाने के बाद तुम अपना और जेंगजी का अच्छे से ख्याल रख सको। फिर अगले दिन जब लियू को जॉय के बारे में पता चलता है तो वो इन दोनों को कोसने के लिए उसके घर पर जाती है और यहाँ के सीन को देखकर हमें पता चलता है कि यही वो समय है जब चैंग को अपने कैंसर के बारे में पता चला था। चैंग ने कभी भी अपने कैंसर वाली बात अपनी वाइफ को नहीं बताई और इसीलिए अपने अंत के समय में वो अपना घर छोड़कर जॉय के साथ रहने लगा था। यानी कि सिर्फ जॉय ही ये बात जानता था कि चैंग को कैंसर हुआ है और इसीलिए उसके मरने तक जॉय ने ही उसका ख्याल रखा। कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट में आती है। यहाँ लियू अपनी साइकाइट्रिस्ट से रोते हुए कह रही थी कि मुझे डाउट होता है कि मेरे हस्बैंड को कभी मुझसे प्यार था भी या नहीं। वहीं दूसरी तरफ जेंगजी जॉय के घर के बाहर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। इसी वक्त 2 लोग जॉय से अपना पैसा वापस लेने के लिए उसके घर पर आते हैं। जॉय के पास अपना उधार वापस करने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, इसलिए ये दोनों जॉय को बहुत बुरी तरह से पीटने के बाद उसका एक पैर भी तोड़ जाते हैं। लियू अपने बेटे को समझाती है कि हमें इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए अपने घर वापस चलो, लेकिन जेंगजी के जिद करने की वजह से ये दोनों उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। यही फ्लैशबैक के एक सीन में हमें वो समय दिखाया जाता है जब चैंग हॉस्पिटल में पड़ा अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। चैंग के बचने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसका इलाज करवाने के लिए जॉय ने काफी सारा कर्जा लिया था। वो समय से अपना कर्जा नहीं उतार पाया और आज इसी वजह से उसे अपना पैर तोड़वाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं यही वजह रही होगी कि चैंग ने मरने से पहले अपने इंश्योरेंस के पैसे जॉय के नाम कर दिए। कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट में आती है। यहाँ हॉस्पिटल में बैठी हुई लियू ये सोच रही है कि आखिर जॉय ने किसी से इतना सारा पैसा उधार क्यों लिया। इसी समय जॉय लंगड़ाते हुए यहाँ पर आता है। वो जल्दी से अपने थिएटर पहुंचने की जिद कर रहा था क्योंकि आज ही वो प्ले परफॉर्म किया जाना है जिसकी ये लोग इतने दिनों से रिहर्सल कर रहे थे। जॉय के काफी ज्यादा जिद करने की वजह से आखिरकार लियू को उसको लेकर थिएटर जाना ही पड़ता है।
बहुत ज्यादा दर्द में होने के बावजूद भी जॉय अपने क्रू के साथ इस प्ले को शुरू करता है। इस प्ले में यूज होने वाले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को देखकर लियो को भी एहसास होता है कि ये प्ले कहीं ना कहीं उसके हस्बैंड की लाइफ से ही रिलेट करता है। और यहाँ फ्लैशबैक के सीन में हमें इस फिल्म की अधूरी कड़ियां जुड़ती हुई नजर आती हैं। लियो और उसके हस्बैंड चैंग की पहली मुलाकात को हम देख पाते हैं। इसके आगे की कहानी को देखकर हमें पता चलता है कि चैंग और जॉय एक दूसरे को तब से जानते थे जब चैंग की मुलाकात उसकी वाइफ लियो से हुई भी नहीं थी, और कुछ सालों तक ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छे से रिलेशन में रहे थे। लेकिन चैंग इसी तरह से अपनी पूरी जिंदगी नहीं काटना चाहता था, और इसी बीच उसकी मुलाकात लियो से होती है, जिसके बाद चैंग ने ये फैसला किया कि वो लियो से शादी करके एक नॉर्मल जिंदगी जिएगा। और फिर एक दिन अचानक से ही उसने जॉय के साथ अपने सारे रिश्ते खत्म कर दिए। इसके बाद चैंग ने तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हुए लियो से शादी कर ली, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जॉय पूरी जिंदगी इस गम से उबर नहीं पाया। लेकिन फिर मरने से कुछ महीने पहले ही चैंग वापस जॉय के पास लौट आया। कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट में आती है, जहां जॉय दर्द से कराहने के बावजूद बहुत ही शिद्दत के साथ इस प्ले को परफॉर्म कर रहा है। इस प्ले के लास्ट पार्ट में ये सब ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए अपने हाथ जोड़ते हैं, और यहाँ पर लियो को ये बात रियलाइज होती है कि उसके हस्बैंड को मरे हुए आज 100 दिन पूरे हो चुके हैं, और असल में ये पूरा प्ले चैंग को श्रद्धांजलि देने के लिए ही बनाया गया था। इस प्ले के पूरा होने तक कहीं ना कहीं लियो को भी अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। दर्शकों का अभिवादन करते वक्त जॉय की नजर उसकी मॉम पे पड़ती है, जो हाथ में एक बड़ा सा बुके लेकर यहाँ पर आई थी। वो अपने बेटे के काम से खुश होते हुए उसे गले लगाती हैं, और कहीं ना कहीं वो जॉय को ये समझाना चाह रही थी कि आज उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका बेटा एक गे है, वो पूरी तरह से उसे एक्सेप्ट करती हैं। फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि लियो ने अपने हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट जॉय को दे दिया है, ताकि वो इन इंश्योरेंस के पैसों से अपना कर्जा चुका सके। जेंगजी भी अब खुशी खुशी अपने घर लौट चुका है, और इन दोनों माँ बेटे के बीच का रिश्ता दिन ब दिन अच्छा होता जा रहा है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म यहाँ पर समाप्त होती है।